हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का महान्यायवादी कौन होता है, क्या होता है, उसे हम देखना शुरू करेंगे इस वीडियो से। यहाँ पे वर्ड जो है वो यूज हुआ है न्याय, न्याय वर्ड यूज हुआ है। दैट मीन्स ये एक ऐसा पोस्ट है जो कानून से कुछ वास्ता रखता है। तो क्या वास्ता रखता है उसको हम समझना शुरू करेंगे इस वीडियो से। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा एंड इसके तहत मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद फिर रेमुनरेशन की बात करेंगे, बिकॉज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट पे जो भी व्यक्ति होते हैं उनको सैलरी नहीं, उनको रेमुनरेशन दिया जाता है। एंड ये जो रेमुनरेशन है ये डिसाइड किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये रेमुनरेशन क्या है इसको हम समझेंगे डिटेल में। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए। उसके बाद फिर हम रिमूवल देखेंगे कि किस तरीके से रिमूव किया जाता है या किया जा सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। एंड फाइनली हम देखेंगे आज के वीडियो में कि क्या रिटायरमेंट एज होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। क्योंकि जब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन में बताया गया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए वही क्वालिफिकेशन चाहिए जो क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए चाहिए होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो 65 ईयर्स पर रिटायर हो जाता है। तो क्या यहाँ पे जो रिटायरमेंट एज है वो सेम रहती है या अलग होती है, उसे हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड सबसे पहले हमें जो पॉइंट ध्यान में देनी है वो ये है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव को हम 5 भाग में बांट के पढ़ते हैं। पहला जो भाग है उसके अंदर हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है उसके तहत हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा जो पार्ट होता है उसमें हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। चौथा जो पार्ट होता है उसमें हम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। एंड फिफ्थ जो पार्ट होता है उसके तहत हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है, वो क्या है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के तहत फॉल होता है। एंड इसके बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है आर्टिकल जो है 76 में बात किया गया है। ठीक है, सो ये पहला पॉइंट आपको नोट करना है। देन अभी एक एग्जांपल देने वाला हूँ, उसके थ्रू मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का क्या फंक्शन होता है। तो कोई भी जो कंपनी होती है वो अपने पास एक या एक से ज़्यादा वकील रखती है। क्यों? ताकि वो कंपनी किसी भी लीगल मामले में फंसे या कोई भी उनको लीगल एडवाइस चाहिए होगा तो वो जो हायर्ड लॉयर है उनका वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा एंड वो उनको सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करेगा। उस कंपनी के ऊपर अगर केस हो गया तो वो जो लॉयर हायर किया है उस कंपनी ने, वो लॉयर जो है उस कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट्स के अंदर। उसी तरीके से भारत की सरकार यानी जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो नए कानून बनाती है, पुराने कानूनों में बदलाव लाती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है चेंज लाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया जाता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से भारत की जो सरकार है यानी रूलिंग जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर केस होते होंगे? तो जी हाँ, होते हैं। एंड जब ऐसे कंडीशन में भारत की सरकार फंसेगी, रूलिंग गवर्नमेंट फंसेगी, तो क्या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी कोर्ट्स के अंदर? क्या वो पेशी देगी कोर्ट के अंदर? तो जी नहीं, उस काम के लिए भारत की सरकार ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हायर किया हुआ है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल होते हैं, देन इनके हेल्पिंग हैंड के रूप में सॉलिसिटर जनरल होते हैं एंड उनके भी हेल्पिंग हैंड के रूप में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो भारत की जो सरकार है वो भी अपने पास कुछ वकील रखती है एंड उन वकीलों में जो सबसे ऊपर है, जो सबसे टॉप के वकील हैं भारत सरकार के लिए, वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का क्या फंक्शन रहेगा। ठीक है, भारत की सरकार के ऊपर यानी रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी अगर केस होता है, कहीं पे भी अगर केस चल रहा है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो हैं ये भारत सरकार को इंडिया के डिफरेंट कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं और भारत सरकार का पक्ष जो है रखते हैं और भारत सरकार को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या समझ सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है भारत सरकार के वकील हैं। ओके, अब बढ़ रहे हैं आगे। भारत की आज़ादी से लेके अभी तक कितने जो है अटॉर्नी जनरल हुए हैं उनका लिस्ट है यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं। बट ये लिस्ट मैंने क्यों डाला है? क्योंकि पहली चीज़ जो हमें ध्यान देनी है वो ये है कि हमसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे जब भारत आज़ाद हुआ। तो वो थे MC
सेतलवाड़, ठीक है, एमसी सेतलवाड़ जो है वो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने थे भारत की आज़ादी के बाद, एंड इन्होंने पोस्ट संभाला 1950 से लेके 1963 तक, ठीक है। अब यहाँ पे इनका जो टेनियर है इसके ऊपर ध्यान दीजिए, 1950 से लेके 1963 तक, यानी 13 वर्ष तक इन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट जो है वो संभाला। देन अगर हम एसवी गुप्ते का केस कंसिडर करें तो 77 से लेके 79 तक वो जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट पे रहे, ठीक है, 1977 से लेके 1979 तक, यानी कितने साल हुए, 2 साल के लिए ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट पे रहे। ये कितने साल के लिए रहे, ये 13 साल के लिए रहे। उसी तरीके से आप डिफरेंट जो अटॉर्नी जनरल्स है उनका टेन्योर अगर देखें तो वो अलग अलग है। तो यहाँ से हमें क्या ऑब्जर्वेशन जो है वो अपने पास प्रिजर्व करके रखनी है, वो ये है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट पे व्यक्ति बैठते हैं, जिनको वो पोस्ट दिया जाता है, उनको फिक्स टेन्योर नहीं दिया जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान में फिक्स टेन्योर की बात नहीं की गई है। ये नहीं कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट पे जो व्यक्ति बैठेगा उसका जो फिक्स टेन्योर है वो 5 साल रहेगा या 10 साल रहेगा या 6 साल रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। ये भारत की जो सरकार है, रूलिंग गवर्नमेंट जो है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कब तक वो किसी को अपना वकील बना के रखना चाहती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब तक किसी को अपना वकील बना के रखना चाहते हैं तब तक आप रख सकते हैं। जब आपको मन है कि नहीं, ये जो वकील है ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ये जो है उतना कैपेबल नहीं है, तो आप बदल सकते हैं। उसी तरीके से भारत सरकार को ये फ्रीडम है कि जब तक वो चाहे अटॉर्नी जनरल को अपने पास रख सकती है, जब उनको मन हुआ तो वो इनको चेंज भी कर सकती है। यानी अपने वकील की बात चल रही है तो भारत सरकार अपने वकील को कभी भी बदल सकती है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो आपको याद रखना होगा। एंड प्रेजेंटली कौन है अपने अटॉर्नी जनरल, तो के वेणुगोपाल जो हैं वो भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है, यानी चीफ लीगल एडवाइजर हैं वो एट प्रेजेंट। एंड इनकी नियुक्ति जो है 1 जुलाई 2017 से की गई है, एंड अभी तक ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट पे है, ठीक है। देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। यहाँ पे जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि इस पर्सन को आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट पे नियुक्त कीजिए, तभी प्रेसिडेंट जो है नियुक्ति देंगे उस पर्सन को। एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 76 में बात किया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं, ओके, इंडियन गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एंड ये जो है ये प्रेसिडेंट के प्लेजर के हिसाब से पोस्ट होल्ड करते हैं। मतलब क्या हो गया कि जब तक रूलिंग गवर्नमेंट चाहती है तब तक ही अटॉर्नी जनरल जो है वो उस पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज उनको कभी भी हटाया जा सकता है। तो इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। कन्वेंशनली ये देखा गया है कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो जब रिजाइन कर देते हैं या यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब रिप्लेस हो जाता है तो अटॉर्नी जनरल को भी चेंज किया जाता है। बट ये जरूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है। जो नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बन के आएगा उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रीवियस जो अटॉर्नी जनरल हैं उनको अपना वकील बना के रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते हैं, ठीक है, यानी दोनों में से किसी सदन के वो मेंबर नहीं है, लोकसभा राज्यसभा के वो मेंबर नहीं होते हैं, फिर भी उनको वो सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिए जाते हैं, ओके। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते हैं, फिर भी इनको वो सारे प्रिविलेजेस दिए जाते हैं जो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिए जाते हैं। एंड साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये दोनों सदनों में कोई कार्यवाही अगर चल रही है तो वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट वहाँ पे वो वोट नहीं डाल सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखनी होती है कि ये किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर बनाए जा सकते हैं, बट वहाँ पे भी उनको वोटिंग राइट जो है वो नहीं दिया जाएगा। इन चीज़ों को आने वाले वीडियो में, यानी सेकंड जो पार्ट रहेगा उसके अंदर मैं बहुत ही डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एंड साथ ही साथ वहाँ पे हम जो सॉलिसिटर जनरल है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, उनके क्या क्वालिफिकेशन है, उनकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, उन सारी चीज़ों को मैं वहाँ पे जो है आपको बताने की कोशिश करूँगा। बट फॉर टाइमिंग आप ये अगर चीज़ें याद रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। देन रेमुनरेशन जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वो डिटरमाइन किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब कौन हो गए यहाँ पे, तो जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर हैं वो डिसाइड करेंगे कि कितना रेमुनरेशन जो है दिया जाएगा अटॉर्नी जनरल को। रेमुनरेशन का मतलब क्या हो जाता है, तो रेमुनरेशन जो वर्ड है ये सैलरी वर्ड से ज़्यादा वाइड है, ठीक है। जब हम सैलरी कहते हैं दैट मीन्स आपको एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है आपके काम के लिए एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। बट
जब हम रेम्युनरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको एक फिक्स अमाउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ आपका जो उस महीने का एक्स्ट्रा जो काम रहा, एक्स्ट्रा जो आपने केसेस डील किए, उसके हिसाब से आपको वो फीस भी दी जाएगी। आपको वो अलाउंसेस भी जो है वो प्रोवाइड किए जाएँगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक फिक्स अमाउंट मिल रहा है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट अगर बनता है उस मंथ में तो वो भी पे किया जा रहा है। इसीलिए ये जो वर्ड है रेम्युनरेशन, ये सैलरी वर्ड से ज़्यादा वाइड है। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो डिसाइड करते हैं कि कितना अमाउंट जो है वो पे किया जाएगा अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स को। ठीक है, अगर हम देखें कि कितना फीस जो है चार्ज किया जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, जस्ट अ मिनट, तो हम पाएंगे कि कोई सूट हो, रीट पिटिशन हो, अपील्स हो, रेफरेंसेस अंडर आर्टिकल 143 से रिगार्डिंग कुछ भी केस अगर पहुंचा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो पर डे पर केस 16,000 रुपीज़ जो है वो चार्ज करते हैं। ठीक है, तो एक फिक्स अमाउंट दिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर उस महीने केस पहुंचा इन सब चीज़ों से रिगार्डिंग, तो पर केस पर डे वो कितना चार्ज करेंगे, 16,000। ये मतलब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक वो लीगल फीस भी लेते हैं। इसीलिए हम सैलरी नहीं कह रहे हैं, हम रेम्युनरेशन कह रहे हैं, क्योंकि सैलरी जो है वो आपकी एक फिक्स रहेगी, जिसको हम रिटेनर फ़ी के रूप में मान सकते हैं। तो रिटेनर फ़ी क्या हो जाता है, तो आपने किसी को हायर करके रखा हुआ है एंड आप चाहते हैं कि वो आपको सर्विस प्रोवाइड करे जब भी आपको ज़रूरत हो, तो उसके लिए आपको उसको एक रेगुलर जो है कम से कम मिनिमम अमाउंट एक पे करना होगा। तो वो जो रेगुलर अमाउंट पे किया जाता है फॉर एश्योरिंग द सर्विस टू बी गिवन बाय दैट पर्सन, तो उस अमाउंट को हम रिटेनर फी कहते हैं। एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को 50,000 पे किया जाता है। देन जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं उनको 40,000 एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं उनको 30,000 पर मंथ पे किया जाता है एज रिटेनर फी। रिटेनर फी इतना तो उनको पे किया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई केस उनके पास पहुंचा, तो जिस टाइप का केस उनके पास पहुंचा उस हिसाब से उनको फिर और पेमेंट जो है देनी पड़ेगी केस के हिसाब से। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम देखें तो सेटलिंग स्टेटमेंट ऑफ केस को तो 6,000 पर केस चार्ज किया जाता है। एंड अगर दिल्ली के बाहर किसी कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है भारत सरकार को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 40,000 रुपये पर केस पर डे के हिसाब से पे किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इनकी जो पेमेंट पे की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो पर मंथ फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि वो केसेस के ऊपर डिपेंड करती है, केसेस के टाइप के ऊपर डिपेंड करती है एंड कितने दिन तक वो जो चीज़ें हैं वो चली, कितने दिनों तक जो ये अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने कोर्ट्स के अंदर भारत सरकार को रिप्रेजेंट किया, उन सब चीज़ों के ऊपर जो है ये चीज़ें डिपेंड करती है। इसीलिए हम सैलरी नहीं कहते हैं, इसको हम रेमुनरेशन कहते हैं। ठीक है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यानी जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है। वो जब चाहे इसके अंदर बदलाव ला सकती है, अगर जो अटॉर्नी जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल उन चीज़ों पर राजी हो जाते हैं तो। ठीक है, एंड साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट पे जो रहते हैं, जिनकी नियुक्ति होती है, उनको एक समट्यूरी अलाउंस भी दिया जाता है 4,000 पर मंथ। तो ये समट्यूरी अलाउंस क्या होता है, तो जब भी आप किसी बड़े पोस्ट पे पहुंचे हैं, आप बड़े पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, तो आपके यहाँ पे गेस्ट आएंगे, आपके यहाँ पे लोग आएंगे मिलने के लिए, तो उनको चाय नाश्ता ये सब कराने के लिए एक अमाउंट दिया जाता है, उसी को हम समट्यूरी अलाउंस जो है वो मान के चलते हैं। एंड वो जो है 4,000 पर मंथ दिया जाता है। बट जब अटॉर्नी जनरल छुट्टी पर रहते हैं तो ये अमाउंट जो है वो नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये उनके अमाउंट से रिलेटेड, मीन्स जो अमाउंट उनको पे किया जाता है, तो उन चीज़ों से रिलेटेड। तो अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें कि क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर बिकमिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो अपने भारतीय संविधान में बताया गया है कि जो क्वालिफिकेशन एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए चाहिए होती है, सेम क्वालिफिकेशन जो है वो चाहिए होगी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट संभालने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहली चीज़ कि वो जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कम से कम 5 साल का जज के रूप में काम करने का किसी भी हाई कोर्ट में एक्सपीरियंस है, एक या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में उन्होंने अगर कम से कम 5 साल तक एज ए जज के रूप में काम किए हैं, तो वो क्वालिफाइड हैं फॉर बिकमिंग अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसी तरीके से वो क्वालिफाई हो जाते हैं फॉर बिकमिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड जो अगला क्वालिफिकेशन आ जाता है वो ये आ जाता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भारत के अंदर एक या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक एज एन एडवोकेट काम किया है, एडवोकेट के रूप में उनके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनकी नियुक्ति जो है की जा सकती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट पे। एंड चौथा जो क्वालिफिकेशन बताया गया है वो ये बताया गया है कि अगर प्रेसिडेंट की नज़र
मेजर में वो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हैं तो भी उनकी नियुक्ति जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट पे की जा सकती है। ठीक है, देन अगर हम रिमूवल की बात करें तो कोई भी फिक्स टर्म जो है वो नहीं बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई फिक्स टेनियर नहीं है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिल्कुल भी इस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट का जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनकी नियुक्ति 5 साल तक के लिए की जाती है। ठीक है, तो ऐसा कोई स्टेटमेंट जो है नहीं दिया गया है रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल भी इस बात को मेंशन नहीं किया गया है कि क्या प्रोसीजर रहेगा या फिर किस ग्राउंड पे रिमूव किया जा सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बट हाँ इतना कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी टाइम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को रिमूव कर सकते हैं उनके पोस्ट से। ओके, तो अगर किसी क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दे दिया गया कि भारतीय संविधान में प्रोसीजर जो है वो बताया गया है एंड ग्राउंड्स दिए गए हैं कि इन ग्राउंड्स पे रिमूव किया जा सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, तो वो जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, इसलिए ये जो पॉइंट्स है ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर ये इस टाइप के जो स्टेटमेंट है वो डाल सकते हैं कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। ओके, देन जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट पे व्यक्ति रहते हैं वो कभी भी अपना रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करके रिजाइन कर सकते हैं। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, बट वो जो प्रेसिडेंट हैं वो अपनी मर्जी से उनको अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो जब एडवाइस करते हैं तो उनका अपॉइंटमेंट जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट पे प्रेसिडेंट करते हैं। उसी तरीके से जब यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिज़ाइन कर देता है या फिर वो जो काउंसिल है वो डिसॉल्व हो जाता है तो उस केस में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट पे जो व्यक्ति की नियुक्ति होती है उसमें भी बदलाव किया जा सकता है, यानी सेम पर्सन भी रह सकता है। अगर नया यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है एंड वो कहता है कि नहीं सेम अटॉर्नी जनरल को हम कंटिन्यू करवाएंगे तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कंटिन्यू करेंगे। बट अगर जो नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आया वो उसको अगर ये लगता है कि नहीं जो ये पहले जो अटॉर्नी जनरल थे वो हमें नहीं चाहिए तो वो उनको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, देन रिटायरमेंट से रिगार्डिंग हम अगर बात करें तो भारतीय संविधान में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि क्या रिटायरमेंट एज रहेगी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि जब हम क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफ़िकेशन में बताया गया है कि जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है वही क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए। तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न ये आ जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो 65 ईयर्स में रिटायर हो जाते हैं, तो क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी 65 की उम्र में रिटायर हो जाते हैं? तो सिंपली आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि अभी के टाइम पे जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं के वेणुगोपाल, उनको अगर हम देखें तो उनकी जो एज है आई थिंक 89 ईयर्स है अभी के टाइम पे। तो कोई फिक्स्ड जो एज है वो नहीं बताई गई है, रिटायरमेंट एज जो है वो नहीं बताई गई है भारतीय संविधान में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिगार्डिंग। एंड अगले वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे एंड अगले वीडियो में हम देखेंगे ड्यूटीज़ ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राइट्स एंड लिमिटेशन, देन अदर लिमिटेशंस क्या है अटॉर्नी जनरल के ऊपर, सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं, इनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, इनके क्या रोल्स होते हैं, इनकी क्या ड्यूटीज़ होती है। देन फाइनली मैं उस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा कि क्या डिफरेंस होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बीच में। ठीक है, सो मिलूंगा मैं अगले वीडियो में एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें, बिकॉज मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि लक्ष्मीकांत किताब के अंदर जो चीज़ें दी गई है उससे ज़्यादा चीज़ें जो है मैं आप तक पहुंचा पाऊं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एंड जितना सिंप्लीफाइड वर्जन में चीज़ें हो सके उतना मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में आप तक पहुंचा पाऊँ। सो मेरा अगर ये एफर्ट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड इसे शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।